मैं रिक्वेस्ट करूंगा अर्चना श्रीवास्तव आंटी से कि वो आए और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल संगत एंड फीलिंग ब्लेस्ड। सत्संग सुनना और सुनाना दोनों गुरु जी की ब्लेसिंग है, तो डजंट मैटर विच साइड ऑफ द टेबल यू आर, आप सुन रहे हो या सुना रहे हो, गुरु जी ने कहा दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स बराबर चलती हैं। तो अभी तक सुनने में भी बहुत ही रस आ रहा है, सारे सत्संग इतने सुंदर सुंदर गुरु जी करवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं। सो थैंक यू गुरु जी। जब गुरु जी के यहाँ एम्पायर स्टेट में जाते थे, उस टाइम पे भी जब गुरु जी किसी को अचानक शब्द बीच में बंद हो जाते और गुरु जी कहते किसी को सत्संग सुनाने के लिए, तो जो भी कोई खड़ा होकर सत्संग शेयर करता था, आप यकीन मानिए वो सत्संग जो उस दिन संगत होती थी, उसके सारे सवालों का जवाब होता था। Whatever queries, doubts, whatever confusion, whatever you have in your mind, वो सत्संग उन सारे सवालों को आंसर कर रहा होता था। और एज इफ कि गुरु जी खुद से कम्युनिकेट कर रहे हैं संगत के थ्रू और आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। वो पर्टिकुलर सत्संग उस दिन वो आपके लिए होता था और आपको अपने सारे आंसर्स मिल जाते थे। तो ये आज तक हो रहा है। कल भी मैं ये सत्संग सुन रही थी, इतने आंसर्स, इतने मैसेजेस सत्संग के थ्रू। शुरू से शुरू करती हूँ क्योंकि थोड़े इसमें टाइम में सुनाना है, लेकिन आई विल ट्राई टू बी वेरी वेरी शॉर्ट। गुरु जी ने कहा शॉर्ट में सुनाई, लेटेस्ट सुनाई, दोनों बोला है। तो जब हमने गुरु जी ने अपनी शरण में लिया 2003 में, little background here, like I come from a very spiritual religious kind of background. We belong to Allahabad Prayag, which is itself very पावन नगरी, बहुत ही तीर्थ स्थान है। तो घर में हमेशा से बहुत ही एक स्पिरिचुअल रिलीजियस माहौल था। माय फादर वाज अ क्रिया योगी और बचपन से ही आई वाज आल्सो इनिशिएटेड इन क्रिया योगा, दीक्षा ली हुई थी। और मेडिटेशन और जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, योगानंद जी की बुक, दैट वाज लाइक बाइबल टू मी, माय टू गो बुक, सिंस चाइल्डहुड। कुछ भी हो तो उसको पढ़ना। और जब गुरु जी के यहाँ गुरु जी ने बुलाया अपनी शरण में, मेरा पहला जो गुरु जी से टेलीपैथिक कम्युनिकेशन था बैठ के वहां पे, वो यही था, गुरु जी हु आर यू महावतार बाबा जी, जो आप फिर से इस फॉर्म में आ गए हो दर्शन देने के लिए? बिकॉज उसमें जो भी महावतार बाबा जी के बारे में है वो सब गुरु जी में मुझे दिखता था, सब कुछ। तो वो क्रिया योगा का मेरा बैकग्राउंड वो गुरु जी के यहाँ आके बिल्कुल जैसे लगा बिल्कुल सामने मैनिफेस्ट हो गया। और बाद में मुझे संगत से पता लगा, सुखी आंटी ने बताया कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी वाज अ बुक जो गुरु जी ने खुद भी बोली थी संगत को पढ़ने के लिए। And I was really, surprised, but at the same time, very, it was a pleasant surprise for me. Also, गुरुजी के शरण में आने के पहले मैंने शिव पुराण पढ़ी हुई थी और शिव जी की बहुत पूजा करती थी बचपन से। मंडेज के फास्ट रहना, शिवरात्रि पे व्रत रहना, जल चढ़ाना। तो शिव पुराण में भी जो गुरुजी के शिव जी के लिए लिखा गया है, शिव जी की एक मुद्रा होती है वरद मुद्रा और अभय मुद्रा। गुरु जी के यहाँ जब हम जाते थे और मैं बैठती थी, ज्यादातर तो ध्यान लगा के संगत आंख बंद करके बैठती थी, लेकिन कभी कभी आंख खोल के अगर गुरु जी की तरफ थोड़ा सा कोशिश करें कि देखिए गुरु जी क्या कर रहे हैं, तो उनके हाथ हमेशा मूविंग रहते थे। उनके डिवाइन हैंड्स हमेशा कोई ना कोई मुद्रा बनाते रहते थे। तो उसमें से एक थी ये अभय और वर मुद्रा। मैंने खुद देखा है गुरु जी ने, अभी भी गुरु जी का एक स्वरूप है मेरे पास, संगत के पास भी होगा, जिसमें कि गुरु जी के हाथ अभय और वर मुद्रा में है। एक साथ ही संगत को अभय दान और वर दोनों देते हुए, ये शिव जी की मुद्रा है और ये मैंने गुरु जी को करते हुए देखा एम्पायर स्टेट में। तो गुरु जी मतलब अपने आप में संपूर्ण, होल, कंप्लीट वो ऐसे हैं। और मैं एंड मेरे अंकल दोनों वी वर रिलीजियस, स्पिरिचुअल माइंडेड, नॉट वेरी इम्प्रेशनेबल दो। मतलब टू बी ऑनेस्ट, हम लोग जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास होता है उससे बिलोंग करते थे। गुरुजी के आने के बाद तो सब एक साइड भरा रह गया।
I was working as a psychologist, clinical psychologist. हस्बैंड अंकल मेरे IIT पास इंजीनियर. तो हम लोग ऐसे थोड़ा साइंटिफिक, रैशनल, लॉजिकल माइंडेड पीपल, व्हाट यू कैन से, सो कॉल्ड. बट गुरुजी ने जब अपनी शरण में बुलाया, सारे लॉजिक, रैशनल्स सब बाहर रह गए. एम्पायर स्टेट का जो पहली सीढ़ी पे जब मत्था टेकते थे अंदर जाने के लिए, उस दरबार में, उस डिवाइन किंगडम में, हेवन में, उसके साथ ही सारा दिमाग वहीं का वहीं रह जाता था. ऑल लॉजिक्स, ऑल रैशनल्स, ऑल एनालिटिकल माइंड, जितना भी दिमाग में था कि ऐसे कैसे, कॉज एंड इफेक्ट, ये कैसे हो सकता है, वो अंदर जाके जब देखते थे ना क्या क्या हो रहा है, तो सबका सब एक साइड रह जाता था. तो मैं एक बताती हूँ गुरुजी कैसे टेक केयर करते हैं छोटी से छोटी बात का और बड़ी से बड़ी बात का. तो I shared earlier कि I was pregnant within few months after going to Guruji. With Guruji's grace, my pregnancy was a very smooth sailing. कहीं कोई दिक्कत नहीं. Throughout my pregnancy, I was at Guruji's. गुरुजी के यहाँ जाके जमीन में फ्लोर पे बैठना, उतनी देर आराम से, कोई दिक्कत नहीं. और गुरुजी के सामने पूरा मत्था टेकना टिल माय फुल टर्म, पूरा इवन डिलीवरी के प्रीवियस डे तक. हमारा दिन संडे था, हम संडे को जाते थे. पहले 4 दिन जाते थे, बाद में गुरुजी ने संडे को आने को बोला था. तो संडे को मैं गई और मैंने लंगर लिया. उस दिन संगत बहुत ज्यादा थी, गुरुजी ने बाहर से ही आज्ञा दी हुई थी, बट मुझे अंदर जाने का सौभाग्य मिल गया. और मैं गुरुजी के सामने जाके पूरा मत्था टेका, बो डाउन किया. गुरुजी स्माइल्ड. नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग 7 o'clock माय डॉटर वाज बोर्न. एंड उस दिन बहुत ही, मतलब फिर उसके बाद जब 40 days का पीरियड ओवर हुआ, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि बाहर नहीं निकलते, मैं उसको लेके गुरुजी के पास गई. गुरुजी स्माइल्ड अगेन एंड दैट वाज सच अ ब्लेसिंग. सो आई used to be very skinny before pregnancy. ये बहुत ही sense of humor वाला गुरुजी का सत्संग है, please enjoy this. तो but during my pregnancy I gained a lot of weight. And now what happened, even after 3 months of delivering the child, तो गुरुजी के सामने गई, and I was, of course, I had those extra kilos on me. तो गुरुजी को मैंने बाउ डाउन किया, मत्था टेका, और जैसे ही मैं ऊपर उठने लगी तो गुरुजी के रंग बड़े निराले हैं, मेरे साहिब के रंग निराले. वो बड़ी शरारत से मेरी तरफ देख के बोले, बहुत ही क्यूट नॉटी स्माइल के साथ, मोटी. ओह माय गॉड, लाइक मुझे लगा गुरुजी क्या करूं. और अगल बगल कोई संगत थी नहीं, किसी ने सुना नहीं, लेकिन वो गुरुजी की जो एक क्यूट नॉटी स्माइल थी, उसके साथ में जब गुरुजी ने ऐसे बड़े लाड से, बड़े प्यार से मुझे बोला मोटी, तो मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन अंदर से थोड़ा गिल्टी लगा कि आई एम नॉट एबल टू वर्क आउट. एंड उसके बस कुछ दिनों बाद ही से गुरुजी जो भी कहते हैं उसके पीछे कितनी ब्लेसिंग और कितना कल्याण छुपा होता है. Even if he has said it jokingly, मजाक में भी उन्होंने कुछ बोला, तो वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है. उस दिन मैं आ गई, I didn't do much about it, didn't feel much also. गुरुजी ने उसके कुछ दिनों बाद हमें यूके भेज दिया for 3 months. उसके बाद हम जब यूके गए, trust me, without doing any particular, डाइट और एक्सरसाइज और एनीथिंग, कुछ भी नहीं किए बिना, सिर्फ अपना डेली रूटीन का काम, आई शेड ऑल माई प्रेगनेंसी वेट एंड आई केम बैक एंड आई अचीव्ड माई प्री प्रेगनेंसी वेट. तो गुरुजी के ये कल्याण करने के इतने तरीके होते हैं. और हम उसके बाद जब वो फंक्शन पड़ा था बैसाखी का, जब हम वापस लौट के आए, एंड आई वेंट टू गुरुजी, इट वाज सच अ फेस्टिवल, फेस्टिव एटमॉस्फेयर, सारा संगत बहुत खुश थी, आनंद में थी. और गुरुजी के सामने गए, गुरुजी स्माइल्ड अगेन. तो गुरुजी सब कुछ जानते हैं कि आपको कहाँ हेल्प चाहिए, लाइक विच एरिया ऑफ योर लाइफ. एंड दिस वाज वन ऑफ दोज सत्संग्स जिसमें गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा, ही हैड इम्पेक्टेबल सेंस ऑफ ह्यूमर. तो संगत को ना हमेशा मजाक में भी जो बोलते थे उसमें उसका कल्याण छुपा होता था उस संगत का. Also, how Guruji keeps his word, कैसे आज तक अपनी बात उन्होंने रखी है, हमेशा वो हमारे साथ हैं. So I shared earlier कि अंकल, मेरे हस्बैंड विकास अंकल, जब हमने नई गाड़ी ली थी उसके पहले क्या हुआ था कि हम
जब भाटी आंटी के यहाँ पहली बार गुरुजी के यहाँ गए तो हम अपनी गाड़ी लेके गए। हमने भाटी आंटी को बोला अंकल ने कि नहीं, हम पहली बार जा रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में आपको लेके चलेंगे, आप मत लीजिए। एंड देन वी वेंट टू भाटी आंटी। जब अंकल आंटी हमारी गाड़ी में बैठने लगे तो हमारे पास उस समय एक छोटी कार थी, स्मॉल कार। वी वाज जस्ट स्टार्टिंग इन लाइफ। एंड अंकल ने जोकिंगली बोला कि सॉरी अंकल, हमारी गाड़ी थोड़ी छोटी है। तो भाटी अंकल ने बोला कोई बात नहीं, गुरुजी बड़ी गाड़ी भी दिला देंगे। तो ये बात आई गई हो गई, ये तो बिल्कुल ऐसी कैजुअल बात थी। गुरुजी के यहाँ पहुंचे, सब कुछ हुआ। विद इन लाइक 2-3 मंथ्स हमने एक बड़ी कार खरीदी और गुरुजी के यहाँ गए। तो उस समय पे गुरुजी के यहाँ पे जो संगत आती थी वो कभी पासपोर्ट के फॉर्म्स, कभी गाड़ी की चाबियां से ब्लेस कराने के लिए ले आते थे। और शब्द कीर्तन के बाद जो टाइम होता था उसमें थोड़ा गुरुजी बड़े अपने कैजुअल और ऐसे फॉर्म में रहते थे, तो उनसे थोड़ा बात कर सकते थे या फिर उनकी मर्जी से। तो मेरे अंकल ने उनके जब गुरुजी के चरणों में चाबियां रखी गाड़ी की ब्लेस करने के लिए, तो गुरुजी ने फिर से बड़े प्यार से बोला, ओए गति ले ली, सानू भी ले ले। तो ये गुरुजी का तरीका था बताने का कि उस दिन भी उनको पता था जब पहली बार हम आ रहे थे गुरुजी के पास में। एंड टिल डेट इट इज लाइक दैट। हमने भी 2 साल पहले यहाँ पे नई गाड़ी ली मैंने, और आदतन मैंने वो चाबियां गुरुजी के चरण स्वरूप में रख दी। गुरुजी प्लीज ब्लेस द कार, ब्लेस योर कार। गेस व्हाट, मैं तो कह के मतलब भूल भी गई। नेक्स्ट डे मेरी डॉटर का यहाँ लाइब्रेरी में एक क्लास था, मैं उसको लेके गई। एंड इट्स अ ब्लैक मर्सिडीज, गुरुजी की दया से। और मैं लेके गई और मैंने वहां पे क्लास हो रहा था, मेरे पास एक कॉल आता है कि आंटी यहाँ जर्मनी में एक सत्संग हो रहा है, आप उसमें प्लीज अपना सत्संग शेयर कर दीजिए लाइव। तो मैंने कहा अभी तो मेरी डॉटर का क्लास है, मैं लाइब्रेरी में बैठी हूँ, आई कांट इवन स्पीक। तो उसका क्लास गुरुजी ने उस दिन जल्दी खत्म करा दिया और मैं गाड़ी में बैठी, मैंने गाड़ी ऑन किया और सत्संग में लाइव सत्संग शेयर करना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते में सत्संग करते हुए घर आई। द मोमेंट मैंने गैराज में गाड़ी पार्क की, यहाँ पे सत्संग खत्म हो गया। एंड देन आई रियलाइज्ड this was Guruji's way of blessing my car. Again, because I said so, because I prayed to him. तो ये उनका तरीका था। अगेन वो सत्संग गाड़ी में करा के, क्योंकि उन्होंने गाड़ी में लाइव सत्संग, गुरुजी हर सत्संग में आते हैं, हर सत्संग में वो प्रेजेंट होते हैं। वो सत्संग उन्होंने लाइव मेरे से कनेक्ट करा के गाड़ी को फिर से ब्लेस किया। तो ये गुरुजी के तरीके, his ways are so mystical, so magical, so like out of our understanding, हम नहीं समझ सकते, it's beyond our human comprehension। तो गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। एंड सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करते हैं हमेशा हमेशा। और जैसे उनकी वो अभय और वर मुद्रा की उनकी वो छवि है, वैसे हमेशा गुरुजी अपनी संगत को अपने शरण में, अपनी छत्र छाया में हमेशा रखें। So thank you so much Guruji, and thank you Sangat ji for this beautiful opportunity. Thank you. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Next I request Rampal Joshi uncle. Please आए अंकल और सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की संगत आप सबको जय गुरुजी। मेरा नाम रामपाल जोशी है और मैं पंजाब पुलिस से एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिटायर हूँ और आजकल मोहाली में सुकूनत पजीर हूँ। मैं गुरुजी के चरणों में फरवरी 1996 को आया था। मैं डेपुटेशन में था दिल्ली में 5 साल। उसके बाद जब पंजाब में आया तो एक दिन मैं 39 सेक्टर में जो अफसरों के क्वार्टर्स हैं वहां रहता था। तो वहीं मेरे एक कुलीग थे IAS में केसर साहब। उनका एक दिन टेलीफोन आया कि हमारे गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं आज, तो आप भी यहाँ तशरीफ ले आइए और यहीं पर लंगर प्रसाद भी लीजिए। तो मैंने वाइफ से कहा कि हम तो ब्यास के गुरुजी के भगत हैं, लेकिन महापुरुषों के दर्शन करने बात होती है तो चलते हैं, हम दर्शन करके आएंगे। तो हम वहां उनके दौलत खाने पर पहुंच गए करीब 9 बजे। तो गुरुजी रात के 11 बजे वहां पहुंचे। जब गुरुजी तशरीफ लाए तो सारी संगत एक लाइन में खड़ी हो गई और बारी बारी गुरुजी के चरणों में अपना माथा टेकने लगे।
तो मैंने अपनी वाइफ यानी अपनी आंटी से कहा कि भाई हमारे गुरुजी तो ब्यासा वाले हैं, तो हम तो मत्था टेकने की जरूरत नहीं है। तो सारी संगत ने मत्था टेका, लेकिन दोनों ने मत्था नहीं टेका। तो जब सारी संगत बैठ गई तो गुरुजी ने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो कोई और भगत थे, उन्होंने सोचा कि उन्हें बुलाया, तो वो दौड़ के जाने लगे। तो गुरुजी ने उनको मना कर दिया, फिर मेरी तरफ इशारा किया। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे बुला रहे हैं, तो मैं घबरा गया। मैंने कहा भी अब सारी संगत के सामने है, शायद मेरी बेइज्जती ना कर दें कि भाई तुमने माथा ही नहीं टेका, क्या समझते हो अपने आप को। तो मैं घबरा के कि बेइज्जती ना हो जाए, तो मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम बिल्कुल लेट के किया। तो जब मैंने प्रणाम किया तो गुरुजी मुस्कुरा के कहने लगे, नहीं नहीं जोशी जी, तुसी नहीं। तो खैर मैं उनके चरणों के पास उसके बैठ गया। तो मैंने कहा, गुरुजी आपको मेरे नाम का कैसे पता चल गया? तो मैं तो कभी आपसे मिला नहीं। कहते, नहीं आप बहुत पहले एक बार अपने फादर इन लॉ के साथ मुझे मिले हो। खैर मुझे याद नहीं आया, लेकिन बैठे जब, उसके बाद गुरुजी ने कहा कि आप हफ्ते में 2-1 दिन संगत में आ जाया करो। मैंने कहा जी ठीक है। पहले गुरुजी पंचकुले में तशरीफ फरमा थे, वहां मैं जनरल साहब के घर में थे, जनरल आहूजा थे डॉक्टर आर्मी में, तो उनके स्थान पे रहते थे। वहां मैं 2-4 बार गया, तो इतने में पता लगा कि वहां से गुरुजी चले गए। तो मुझे गुरुजी ने बताया था कि वो 33 सेक्टर में जा रहे हैं, लेकिन कई बार गुरुजी जब बात करते समझ में नहीं आती थी मेरे, तो मुझे पता नहीं लगा। तो करीब 15-20 दिन के बाद किसी ने मुझे बताया कि गुरुजी 33 सेक्टर में फलां कोठी में हैं। तो फिर मैं वहां गया, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी बताया ही नहीं आपने। कहते, नहीं मैंने तुम्हें बताया तो था। तो खैर, तो रोज हम वहां 8 बजे बिल्कुल मामूल से चले जाते थे, बल्कि दफ्तर में करते थे कब दफ्तर खत्म हो, कब 8 बजे और हम गुरुजी के जाएं। उस वक्त तो दिमागी कैफियत कुछ ऐसी होती थी कि वो सोचते थे कि किसी तरह जल्दी से जल्दी गुरुजी के पास जाएं, कि जैसे इस जोर की कशिश थी तेरी जलवागाह में, दीवाने को ना रोक सका कोई राह में। तो ये हाल कैफियत होती थी दिमागी। तो फौरन 8 बजे उनके चरणों में जाकर हाजिर हो जाया करते थे। उन दिनों एक मेरे नायब कानून थे, वो हमारे गांव में पटवारी किसी वक्त हुआ करते थे, बाद में रिटायर हो गए, लेकिन मेरे साथ उनका आना जाना था। वो खुद भी बड़े ध्यानी पुरुष थे और पूजा पाठ में बहुत किया करते थे। तो एक बार वो मुझे दफ्तर में मिलने आए, तो बाद में मैंने कहा कि तो वहां हम शाम को रोज जाते हैं। तो वो मेरे पीछे पड़ गया, कहने लगा, जी महापुरुषों के दर्शन करने तो बहुत लाभदायक होते हैं, आप मुझे जरूर दर्शन करवाइए। तो मैंने कहा कि फलाना नंबर कोठी में आप आ जाना, 8 साढ़े 8 बजे मैं वहीं हूँगा, तो गुरुजी से मिलवा दूंगा आपको। तो वो करीब 9 बजे आ गए। मैं उस दिन लेट हो गया था, वो 8 साढ़े 8 बजे आ गए। उन्होंने मत्था टेक दिया था गुरुजी से। तो जब मैं पहुंचा तो मेरे पास आए, वो कहने लगे, जी मैंने मत्था तो टेका, लेकिन मेरा तारुफ नहीं हुआ, तो आप मुझे मिलवा दीजिए गुरुजी से। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये मेरे दोस्त हैं, बुजुर्ग दोस्त हैं मेरे, गांव में पटवारी हुआ करते थे, तो ये दोस्त हैं मेरे। तो कहने लगे, अच्छा। फिर उसको कहने लगे, नाम वाम पूछा, तो उनको कहा उन्होंने कि गुरु ग्रंथ साहब के फला नंबर पेज को पढ़ा करो। तो ऐसे उन्होंने कहा। तो वो मेरा जो दोस्त था, वो दरअसल पंडोरी महानता में एक हिंदू संत हैं, वो पंडोरी महानता जाता था, उनका भगत था। तो गुरु ग्रंथ साहब वगैरह कभी पढ़ा नहीं था उसने। तो वो खैर इतनी बात सुन ली, बाद में मुझे बताया। तो उससे तो यही बात हुई। तो थोड़ी देर के बाद गुरुजी तशरीफ ले गए अपने कमरे में। तो वो भी जो मेरा दोस्त था सेवा सिंह बाहर लॉन में जाके, कोठी में जाके बैठ के वो ध्यान में बैठ गए। उसके बाद लंगर अनाउंस हो गया। लंगर के बाद मैं उससे मिला, सेवा सिंह जी से।
तो वो मुझे कहने लगे कि जोशी साहब, आप बहुत ही ठीक स्थान पर पहुंचे हैं, आपके गुरुजी तो परमात्मा का रूप हैं। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? वो कहने लगा जी हम भी पूजा पाठ करते हैं, जब मैं बाहर लॉन में आके ध्यान लगा के बैठा तो मैं देखता हूं जब मेरा ध्यान लगा तो संगत के हर ग्रुप के साथ एक एक गुरुजी बैठे हुए हैं। कहता है ये मैं तो कहता हूं कि आप बहुत अच्छे स्थान पे आए हैं, इनका आप पलड़ा मत छोड़िएगा, ये भगवान का रूप है। मैंने कहा ये बात है, एक बार बहुत पहले की बात है कि आंटी ने हमें बताया था कि हम 2-4 आंटियां गुरुजी के चरणों के पास बैठी थी। गुरुजी थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में तशरीफ ले गए और 15 मिनट के बाद जब गुरुजी वापस आए तो हम आंटीज आपस में जो जो बातें कर रही थी, गुरुजी हम सबको वही बातें बताते जा रहे थे। तो वो आंटी कहने लगी, मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हमने तो ये बातें उस वक्त की हैं जबकि आप अपने कमरे में तशरीफ फरमा थे, तो आपको ये बातें कैसे पता लगी? तो गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे, मैं तो थी, मैं आपके पास ही बैठा हुआ था। तो मैंने उस दोस्त को कहा कि यार बिल्कुल तुम ठीक फरमा रहे हो कि गुरुजी से ऐसे ऐसे एक आंटी ने भी मुझे बताया था। खैर इसके बाद मैं जब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में 5 साल डेपुटेशन पे था, तो हमारे एक विजिलेंस चीफ जो थे कई पब्लिक सेक्टर्स के, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी शिमले में। तो वहां एक केजी वासल साहब थे जो यूटीआई में बॉम्बे हेडक्वार्टर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए। तो जब मैं चंडीगढ़ आ गया डेपुटेशन के बाद, तो एक बार वो चंडीगढ़ में आए। दरअसल उनके आने का मकसद ये था कि कुछ महीने पहले शिमला में बहुत जबरदस्त आग लगी थी जिसमें एक बिल्डिंग जल के राख हो गई थी और उस बिल्डिंग में यूटीआई के अफसरों का दफ्तर था। तो उसके बाद जो शिमला के अफसर थे यूटीआई के, उन्होंने कई एक अकोमोडेशन देख रखी थी ये अपना दफ्तर बनाने के लिए, किराए पर लेने के लिए। तो यूटीआई के हेडक्वार्टर ने मेरे दोस्त केजी वासल को भेजा कि आप जाइए, उन्होंने शिमले में जो 2-3 जगह देख रखी हैं उनमें से कोई सिलेक्ट करके अप्रूव करके आइए। तो वासल को मेरा पता था, वो मेरे घर पे आया। वो कहने लगा कि यार बात है, तुम भी शेरो शायरी में दिलचस्पी रखते हो और मुझे भी सुनने सुनाने का शौक है, मैं अकेला तो बोर हो जाऊंगा, तुम छुट्टी लो कल की और मेरे साथ चलो, शिमला चलेंगे, सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। तो जब मैं चंडीगढ़ में, मुझे हार्ट अटैक हो गया था और नवंबर 1993 में मेरा बाईपास सर्जरी हुआ था। तो उस वक्त डॉक्टर ने कहा था कि आप अपने आप को सख्त सर्दी और सख्त गर्मी से बचा के रखें। तो वाइफ ने कहा, आंटी ने कहा कि भाई आप तो नहीं जा सकते शिमला, क्योंकि अखबारों में आ रहा है कि 1 हफ्ते से वहां सूरज नहीं निकला, बहुत ठंड पड़ रही है, आपको डॉक्टरों ने ये कहा था, तो आप नहीं जा सकते। तो मुझे उसकी कंपनी बहुत पसंद थी, वो बहुत गपी शपी आदमी था, केजी वासल, मैं जाना भी चाहता था। तो मैंने कहा इससे पे चलो गुरुजी के यहाँ शाम को जाना है, तो वहां मैं गुरुजी से अर्ज करूंगा, अगर गुरुजी ने मंजूरी दे दी तो फिर आप तो नहीं मुझे रोक सकती। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो मैंने वासल से कहा यार तुम भी चलो मेरे साथ ही, गुरुजी के दर्शन करेंगे और कल के जाने के लिए इजाजत भी मांग लेंगे। उसने कहा ठीक है। मैं गुरुजी के पास जब गया तो माथा टेकने के बाद मैंने कहा गुरुजी मेरा दोस्त है, तो मैं दिल्ली से आया है और इस तरह कल शिमले जा रहा है और मुझे कहता है साथ चलो, एक दिन छुट्टी ले लो, और ये आंटी जाने नहीं दे रही, ये कहती है कि नहीं डॉक्टर ने ऐसे कहा था। तो गुरुजी की मुस्कुरा के कहते नहीं नहीं जाओ, फर्स्ट क्लास सूरज निकले होएगा, बहुत शानदार मौसम होएगा उत्थे दा, जाओ जाओ कल्याण हो गया, मजे करके आओ। तो मैं मुस्कुराया, वाइफ की तरफ देखा, तो चलो जी मंजूरी मिल गई। तो अगले दिन फिर यहाँ के जो चंडीगढ़ के यूटीआई के ऑफिसर साहिबान थे, उन्होंने एक एनी गाड़ी उनको दी। तो उस एनी गाड़ी में हम बैठ के दोनों शिमला गए। शिमला गए तो वहां वाकई फर्स्ट क्लास सूरज निकला, धूप लगी हुई, मौसम बड़ा खुशगवार। तो वो अफसर कहने लगे साहब आप लोग तो चंडीगढ़ से धूप लेके आए हमारे लिए, हमने तो हफ्ते में ये पहली बार सूरज देखा है आज। तो खैर तो सारा काम किया, तो 2-3 जगह जो थी देखी, एक अप्रूव कर दी। तो शाम को हम
वापस वहां से निकले करीब मेरे का 4-1 बज गए होंगे। वहां से जब वापस निकले, रास्ते में जब हम सोलन पहुंचे तो अंधेरा हो गया था, और हमारी जो एनी गाड़ी में गुरुजी की खुशबू से भर गई एनी गाड़ी, इतनी ज्यादा खुशबू के नाक को चढ़ने लगी वो। तो मैंने वासल से कहा, मैं वासल डू यू गेट एनी फ्रेग्रेंस हियर? तो कहता यस यस आई थिंक वी आर क्रॉसिंग सम फ्लावर वैली। तो मैंने कहा यार ये कोई फ्लावर वैली नहीं है, ये गुरुजी की खुशबू है। कहता भाई ये तो मुझे पता नहीं, हाँ खुशबू तो जरूर आ रही है। तो साहब वो एनी की गाड़ी पूरी भरी हुई थी खुशबू से, 39 सेक्टर तक उसमें खुशबू थी। तो वासल कहने लगा कि यार भाभी को तैयार करो, और आज अफसरों का डिनर है हमारा सब एक साथ माउंट व्यू में, तो माउंट व्यू होटल में चलो, वहां डिनर करेंगे। डिनर के बाद तुम्हारे साथ मैं भी गुरुजी के दर्शन करूंगा। मैंने कहा देखो तुम्हारे फॉर्मल डिनर में 12:30-1 बजेंगे, तो मुझे इतनी टाइम वेस्ट नहीं मुझे करना, मैं तो 2 रोटी खा के हम अभी गुरुजी के दर्शन करने जाएंगे। तो मैंने कहा तुम्हारा डिनर जब भी खत्म हो, 12:30-1-1:30 जब भी खत्म हो तुम चले आना, गुरुजी सारी रात तशरीफ फरमा रहते हैं, तो तुम आ जाना। कहने लगा ठीक है। तो खैर हम लोग बच्चों के साथ गुरुजी के पहुंच गए वहां कोठी में। तो गुरुजी को जब मैं माथा टेका तो गुरुजी कहने लगे क्यों मौसम अच्छा थी, मजा कीता? मैंने कहा हाँ गुरुजी वहां तो कमाल हो गई, धूप इतनी निकली हुई थी और लोग कह रहे थे कि तुम लोग धूप लेके आए हो चंडीगढ़ से। तो कहने लगे बस कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। तो फिर मैंने कहा गुरुजी जब हम वापस आए और जब हम सोलन पहुंचे हैं, बस मैंने इतना ही कहा था कि जब हम सोलन पहुंचे हैं, तो गुरुजी ने कहा अच्छा फिर खुशबुआं आ गई हैं। तो मैंने फिर माथा टेक दिया, मैंने कहा गुरुजी आपकी बहुत कृपा हुई, तो ऐसे बहुत खुशबू आई। तो खैर ऐसे बैठे बातें करते रहे और बातें चलती रही। इतने में कोई 12:30-1 का टाइम होगा, तो केजी वात्सल भी वहां पहुंच गया। जैसे ही वात्सल पहुंचा तो गुरुजी ने उससे कहा, अपनी गुरगाबी की तरफ इशारा किया कि इसको सुनो। तो वो समझा नहीं, तो मैंने उससे कहा कि गुरुजी से यू स्मेल माई शूज। तो खैर उससे स्मेल किए, तो जब वो स्मेल कर रहा था गुरुजी ने कहा क्यों एहो ही खुशबू सी क्या कोई और सी? तो मैंने वात्सल को कहा, मैंने तुमने कहा था ना कि मुझे नहीं पता गुरुजी की खुशबू है क्या है, पर खुशबू आ रही है, तो इसीलिए गुरुजी तुम्हें पूछते हैं क्यों एहो ही खुशबू सी या कोई और सी? तो खैर इस तरह वो भी बड़ा कायल हो गया। तो गुरुजी से बातें होती रही। इसके बाद और गुरुजी ने बहुत छोटे मोटे चमत्कार दिखाए, कई तो ऐसे दिखाए कि हमें समझ भी नहीं आई। उनकी कृपा जरूर हम पे हमेशा बनी रहती है, लेकिन कई बार हमें पता चल जाता है, कई बार नहीं भी पता चलता। तो उन दिनों हमारी बेटी की शादी हुई थी। शादी के बाद लगातार 2 मिसकैरेजेस हो गए। तो आंटी को बहुत इस बात का फिक्र था, बहुत फिक्र किया करती थी। तो एक दिन बेटी हैदराबाद से आई, मेरा सन-इन-लॉ जो है वो आईपीएस में है, आजकल एडिशनल डीजी है हैदराबाद में, तेलंगाना स्टेट में। तो उन दिनों आंध्र प्रदेश काडर था, तो वो लोग आए हुए थे, बेटी आई थी। तो बेटी को जब लेके गए गुरुजी के दर्शन के लिए, वहां बैठे थे, तो गुरुजी को जब उसने गुरुजी के माथा देखा, तो गुरुजी ने जोर से उसकी पीठ के ऊपर थपकी मारी, और ऐसी थपकी मारी कि पूरे हॉल में उसकी गूंज आई। और गुरुजी कहते जा तेरा कल्याण कर देता, 4 साल बाद पता लगेगा, ये उन्होंने कहा। तो वाकई फिर 4 साल के बाद उसके घर बेटा पैदा हुआ, और बेटा पैदा होने से कुछ देर पहले गुरुजी मेरी आंटी को देखकर कहा करते थे मुस्कुरा के कि हाँ आंटी दी गोदी दे विच ग्रैंडसन बहुत चंगा लगूगा, दोता बहुत चंगा लगूगा, तो इस तरह कहते। तो हम समझ गए कि बेटा होगा। खैर जब बेटा हुआ तो उसके बाद बेटी आई कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, तो गुरुजी के यहाँ जाना था। तो बेटी का ख्याल था, वो चाहती थी कि एक बेटा तो हुआ, अगली बेटी होनी चाहिए, उसको बेटी का बहुत शौक था कि बेटी होनी चाहिए। तो शी वाज इन द फैमिली में, अगेन सारे एक बात की बात है। तो मेरी आंटी ने उसे कहा, वाइफ ने कहा कि देखो बेटा गुरुजी की आम इच्छा होती है, वो कई बार कह देते हैं कि जा तुझे एक और बेटा दिया,
तो उस वक्त ये मत कह देना कि नहीं गुरुजी मुझे तो बेटी चाहिए, तो जो गुरुजी कहेंगे वो स्वीकार करना, आगे से कुछ मत बोलना। तो हमने उसको पहले से ये पढ़ा के भेजा हुआ था। जब हम वहां गए तो उसने जैसे ही वो बेटे का भी माथा टेका, अपना माथा टेका, तो गुरुजी कहने लगे जा एक और बेटा ले जा। तो खैर उसके बाद फिर दूसरा बेटा भी हो गया। अब जो सबसे बड़ा बेटा है वो तो इन दिनों पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो पैक है चंडीगढ़ में, वहां वो इंजीनियरिंग कर रहा है, और उसका छोटा भाई जो है वो 12वीं क्लास में हैदराबाद में है। अच्छा, ये तो एक बात हुई। उसके बाद बेटी आती रहती थी साल में 1-2 बार। तो गुरुजी का ये सिस्टम था, वो जब लंगर प्रसाद हो जाता था, लंगर के बाद वो सारे भक्तों को इशारा कर करके हाथ से कहते थे जाओ जाओ अभी आराम करो, घर जाओ। तो लोग जाना नहीं चाहते थे, तो गुरुजी की आंखों से छिपते फिरते थे ताकि गुरुजी कहीं वापस जाने के लिए ना कह दें। तो गुरुजी ने हमेशा मुझे भी ऐसे कभी कह देते थे जोशी साहब, कभी कहते थे डीजीपी साहब, कभी कहते थे अंकल जी, जो उनके दिल में आता था, कहते थे जाओ अब आराम करो, सुबह दफ्तर भी जाना है। तो हम लोग करीब 12 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे हमें वो छुट्टी दे देते थे, तो हम आते थे। लेकिन 2-3 बार ऐसा हुआ कि गुरुजी ने सबको तो वापस जाने के लिए कहा, हमें नहीं कहा। तो करीब 3-3:30 बजे गुरुजी के लिए लंगर प्रसाद आता था। तो उस वक्त जो 4-5 फैमिलियां मुश्किल से, या 3-4 फैमिलियां रह जाती थी कोठी में, तो गुरुजी सबको अपने साथ बैठाकर और सबको खाना पर वो लंगर प्रसाद मिलता था, और गुरुजी अपनी थाली से कोई चीज उठाकर सबको प्रसाद के तौर पे बांटते थे। जैसे एक दिन हमें वो आगरे का पेठा होता है, तो वो कहीं से आया था, उन्होंने वो अपने थाली से उठा के सबको वो प्रसाद दिया, और गुरुजी के पास बैठ के सबने खाना खाया। ये कोई 2-3 बार ये मौका मुझे खुशकिस्मती हासिल हुई। तो एक बार बेटी जब आई हैदराबाद से, तो मेरी वाइफ ने कहा कि बेटा गुरुजी ने हमें 3 बार ऐसे अपने साथ लंगर प्रसाद छकवाया है। तो वो कहने लगी यार मम्मी, मैं तो इतनी दूर से आई हूँ 15 दिन के लिए ही, क्या मुझे ये मौका मिलेगा, गुरुजी अपने साथ खाना खिलाएंगे? ये शाम को जब हम घर पे चाय पी रहे थे उस वक्त ये बात हुई। तो मेरी वाइफ ने कहा कि भाई ये तो गुरुजी की मौज है और तुम्हारी तकदीर है। तो खैर उस दिन हम गए, तो जब लंगर के लिए गए, उसके बाद सब लोगों को जाने के लिए कहने लगे, लेकिन हमें जाने के लिए नहीं कहा। तो करीब 3-3:30 बजे जब दोबारा लंगर आया गुरुजी के वास्ते भी और 3-4 फैमिलीज के, जो पहली थाली जैसे ही आदमी लेके हॉल में आया, तो गुरुजी ने बेटी की तरफ इशारा कहा, लो बेटे लंगर करो। तो उनके बेटी को लंगर पहले थाली मिली, उसके बाद बाकी सबको मिली थाली, सबने मिलके खाना खाया। खाना खाने के बाद जब हम घर वापस आ रहे थे कार में, तो सभी ये डिस्कस कर रहे थे कि देखो गुरुजी को पता था कि तुमने ऐसी इच्छा की है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। तो मुझे भी तो पता था अंदर से कि गुरुजी ने इच्छा पूरी की है। ऐसे ही कहने के तौर पे मैंने कह दिया, मैंने कहा गुरुजी ने देखा कि चलो जो जोशी साहब की बेटी है इतनी दूर से आई है, तो बाई चांस उन्होंने कहा चलो खाना खिला दो। तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैं गुरुजी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, जो उस वक्त संगत ज्यादा नहीं थी, 200-400 संगत होती थी, तो मेरे साथ 1-2 और भगत लगा रखे थे, और मैं इंचार्ज था सिक्योरिटी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, वो लाइन वगैरह बनवाने का। गुरुजी के जो माथा टेकते सारे, तो लाइन वगैरह मैं बनवाता था, मेरे आदमी मेरे साथ थे 2-3। तो मैंने कहा भी इस वजह से उन्होंने कहा हुआ जोशी की बेटी है तो खाना खिला दिया। तो इट्स जस्ट बाय चांस, ये मैंने ऊपर के दिल से कहा, अंदर से तो मुझे भी यकीन था कि गुरुजी ने किया है सब। तो खैर अगले दिन जब आए हम और वहां बैठे, तो जब लंगर अनाउंस हुआ, किसी ने आके गुरुजी को कहा कि लंगर तैयार है, तो गुरुजी ने कहा कि जाओ अब लंगर करो। तो मुझे भी कहने लगे, मुझे गुरुजी ने बहुत कृपा थी गुरुजी के, मुझे उनके चरण दबाने की सेवा बहुत मिली, और मैं अक्सर उनके चरण ही दबाता रहता था बैठ के। और आपने YouTube में भी देखा होगा कि दिल्ली में मेरी एक YouTube पे भी वीडियो है। तो खैर वो गुरुजी मुझे कहने लगे जाओ जोशी अंकल लंगर करो। तो मैं उठ के जाने लगा, अभी 4 कदम गया था, फिर मुझे बुलाया, कहने लगा जोशी अंकल
कल मैंने बेटी की लंगर खाने की इच्छा पूरी कर दी ना, क्योंकि मैंने ही कहा था, चाहे ऊपर के दिल से कहा कि ये तो गुरुजी ने ऐसे बाई चांस हो गया, तो लेकिन गुरुजी ने जता दिया कि उन्हें पता था और उन्होंने जानबूझ के ये बेटी की इच्छा जो थी अपनी मर्जी से पूरी की थी। तो ये तो गुरुजी थे हमारे, बिल्कुल वो तो शिवजी महाराज का अवतार थे, भगवान थे, उनको सब पता था, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं था। इसके बाद एक बार मैं जब भी दिल्ली किसी मीटिंग वगैरह पे जाता था तो उन दोनों पता था कि बड़े मंदिर की उसारी हो रही है, तो मैंने गुरुजी से कहना, गुरुजी कईयों को कहते थे मेरे सामने, अच्छा दिल्ली जा रहे हो, बड़े मंदिर जाके आना, देख के आना। जब मैं कहता था गुरुजी मैं जा रहा हूँ दिल्ली, आपकी इजाजत हो तो मैं मंदिर के दर्शन कराऊं, कहते नहीं नहीं इकट्ठे चलेंगे, एक साथ चलेंगे, हम एक साथ चलेंगे, मुझे ऐसे कह देते थे। मैं 3-4 बार दिल्ली गया, हर बार ऐसे ही कहा उन्होंने। उसके बाद गुरुजी खुद ही दिल्ली पहुंच गए, एम्पायर स्टेट में। तो एक बार मैं एम्पायर स्टेट में जब गया तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, 4 दिन की मैंने वो पंजाब भवन बुक कराई थी 4 दिन के लिए, तो चौथे दिन जिस समय अगले दिन जाना था तो गुरुजी कहने लगे कि आप कब वापस जा रहे हो? मैंने कहा गुरुजी मैं कल जाऊंगा, लंच के बाद कल वापस जा रहा हूँ। कहते अच्छा मंदिर से होते जाना, मंदिर देखते जाना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। तो मैं आ गया। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम में मैंने वाइफ से कहा, मैंने कहा अभी गुरुजी जब मैं चंडीगढ़ से आता था हर बार कहते थे कि एक साथ जाएंगे, एक साथ जाएंगे, तो आज मुझे कह दिया कि जाते हुए मंदिर चले जाना। तो इतना कहा था, थोड़ी देर के बाद टेलीफोन, कमरे का टेलीफोन की घंटी बजी, तो मैंने उठाया तो आगे से आवाज आई, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। मैं तो बहुत अचानक घबरा सा गया कि क्या, गुरुजी का मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि उनकी कॉल मुझे आएगी कमरे में। तो मैंने जल्दी में ये कहा, गुरुजी पैरी पहने, गुरुजी पैरी पहने। तो गुरुजी कह रहे कब जा रहे हो चंडीगढ़? मैंने कहा गुरुजी बस अभी दोपहर को 2 बजे यहाँ से लंच करके तो सीधा चला जाऊंगा। तो कहते ठीक है, जाते जाते मंदिर से होके जाना। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, वो तो मैं यहाँ से मंदिर ही जाऊंगा। तो जब हम खाना खा के कोई 2:30-3 बजे वहां मंदिर पहुंचे तो देखा गुरुजी की कार वहां खड़ी है। तो मैंने कहा गुरुजी आए हुए हैं? वो भक्तों से कुछ पूछा, कहते हाँ गुरुजी आए हैं। तो 8-10 आदमी लॉन में घास के ऊपर बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी कहाँ है? तो उन्होंने नीचे इशारा किया, कहते ये गुरुजी है। तो गुरुजी लेटे हुए थे घास के ऊपर और वो लोग गुरुजी के हाथ पांव वगैरह दबा रहे थे। तो गुरुजी मुझे देख के कहने आ गए। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। मैंने भी माथा टेका। तो गुरुजी वहां पर वो सरदार जी थे, उनका नाम मुझे पता नहीं, रघुबीर अंकल थे। तो वो जो मंदिर की उसारी की देखभाल करते थे, तो उन्होंने रघुबीर अंकल को कहा कि रघुबीर जोशी अंकल नु मंदिर दिखाओ। तो वो मुझे ले गए। तो उस वक्त तो मेन बिल्डिंग मंदिर की वही अभी बनी थी। तो उन्होंने दिखाया, यहाँ ये बना, यहाँ वो बनेगा, वो बनेगा, सारा कुछ दिखा के 15 मिनट के बाद तकरीबन हम जब वापस गुरुजी के पास आए तो गुरुजी उठ के खड़े हो गए तो वापस जाने के लिए। तो उसके बाद मेरे पास उन दिनों छोटी कार हुआ करती थी, ज़ेन। तो ज़ेन थी, मैंने कहा अभी ली थी। तो मैंने कहा गुरुजी कार को ब्लेस कर दीजिए, तो कृपा कीजिए। तो गुरुजी मुस्कुराए, कहते रहे ये ब्लेस ही ब्लेस है, वो बड़ी कार आनी है उसको ब्लेस करेंगे। तो ये कह के गुरुजी कार में बैठ गए। तो खैर उसके करीब 1 साल के बाद मैंने फिर वो आर्मी कैंटीन से के थ्रू, क्योंकि मैं एक्स आर्मी हूँ, तो आर्मी कैंटीन से फिर मैंने होंडा सिटी निकलवाई। तो उसके बाद गुरुजी एक बार मैं गया तो गुरुजी कहने लगे कि कल मत जाओ, ठहर जाओ। 2-3 दिन के बाद मेरे ख्याल कोई फेस्टिवल था, कोई फंक्शन था, तो गुरुजी कहने लगे वो अटेंड करके ही जाना। लेकिन मेरे 4 दिन की मैंने बुकिंग कराई हुई थी पंजाब भवन की, तो मुझे यही था कि 4 दिन के बाद फिर किसी को कैसे रिक्वेस्ट करनी है, वो चंडीगढ़ टेलीफोन करना वरना। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं तो अब जाऊंगा, फिर बाद में आ जाऊंगा। तो गुरुजी ने 3-4 बार मुझे कहा कि, मैंने कहा जी गुरुजी वो पंजाब भवन बुकिंग नहीं है मेरी। कहते नहीं नहीं आप मेरे पास यहाँ ठहरो, यहाँ ठहर जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी आप तो इजाजत दीजिए मुझे, मैं फिर आ जाऊंगा, मैं 3-4 दिन के बाद आ जाता हूँ। तो कहने लगा अच्छा ठीक है। तो हम लोग आ गए। जब यहाँ आए तो उस दिन जब 2-4 दिन के बाद वो फेस्टिवल का दिन था, तो एक दिन पहले
हम घर में बैठे सलाह कर रहे थे, तो मेरी वाइफ ने कहा कि गुरुजी तो प्यार में सारी संगत को कहते हैं कि ठहरो ठहरो आ जाओ, तो प्यार में उन्होंने कह दिया हमने देखना है, अभी 3 दिन पहले तो जाके आए हैं, अभी अगले महीने जाएंगे, अभी रहने दो। तो बेटा भी तैयार था, मैं भी तैयार था, लेकिन इसके कहने पे फिर हमने इरादा छोड़ दिया, नहीं आए। उसके बाद अगले महीने जब गुरुजी के पास आए तो मैं चरण दबा रहा था गुरुजी के, तो गुरुजी कहते तुम आए नहीं, अगर आ जाते तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्या दे देना था। तो मैंने भी मजाक में गुरुजी के सामने दोनों हाथ फैला के कहा गुरुजी आप दे दीजिए। तो गुरुजी कह रहे नहीं नहीं, संतों की मौज होती है, फिर जब कभी मौज होगी फिर देखेंगे। तो खैर ये बात हो गई। उसके बाद गुरुजी मुस्कुरा के कहने लगे बाप बेटा तो तैयार थे, आंटी ने पानी मार दी थी। तो पंजाबी बोले आंटी ने पानी मार दी थी, तो उनको पता था कि वाइफ ने ही कहा था कि चलो रहने दो। तो इस तरह गुरुजी के बहुत से चमत्कार गुरुजी ने हमें दिखाए, और अब तो वक्त भी काफी हो गया है, मैं समझता हूँ यही मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी। गुरुजी आपकी बहुत बहुत कृपा है, पूरी संगत पर कृपा करें। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जसपाल अलग अंकल प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। मैंने परसों अपना पार्ट 1 शेयर किया था, सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने बेसिकली बताया था कि किस तरह अगस्त 98 में मैं गुरुजी के चरणों को मेरे को छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उसके बाद किस तरह से I had no problem at all except for I just wanted his blessing for my son's wedding. तो उसके बाद किस तरह से गुरुजी ने मेरे बेटे की और बहू को ब्लेस किया, और उसके बाद किस तरह से बहुत सक्सेसफुल मैरिज हुई, और किस तरह से गुरुजी ने हमको, जबकि हम सिर्फ एक विजिटर वीजा के तौर पे अमेरिका जाना चाहते थे, हमको कहा कि थोड़ा कल्याण किया और हमको 10 साल का वीजा 2000 जनवरी में टू मी, माय वाइफ, माय सन हु वाज ए यंग इंजीनियर एंड न्यूली गॉट मैरिड, व्हिच वाज नॉट वेरी कॉमन, सबको मिला। उसके बाद हम गुरुजी के पास जाते रहे। मैंने बताया कि 2004 तक का मैंने पिछली बार में फर्स्ट पार्ट में कवर किया था, और मैंने इस दौरान में तकरीबन गुरुजी से 20 बार, वन डे आई सैट डाउन एंड कैलकुलेटेड, 20 बार मैंने उनसे बात की, और मे बी couple of 100 times I must have gone there. हमने गुरुजी की 24 दिसंबर 2004 को क्लेयर फार्म में, जब गुरुजी ने अपने बहुत सारे भक्तों को वो एरिया जहां पर सुनामी आने वाला था वहां जाने से रोका, तो वो सत्संग हमने अटेंड किया। और मैं कहना चाहता हूं कि वो एक सत्संग ऐसा था कि अगर आप उसके वीडियोस भी देखें तो देखेंगे कि गुरुजी बहुत खुश थे, हर एक किसी से बातचीत कर रहे थे उस दौरान में, और उन्होंने बहुत लोगों को उधर ब्लेस किया। उसके बाद हमने हंसराज हंस का जो फंक्शन हुआ था वो देखा, और बहुत सारे नए साल के अटेंड किए, और जो भी हमने अटेंड नहीं किए, आज मैं सोचता हूं कि हमने वो गुरुजी की हमको आज्ञा नहीं हुई। 2004 में जून में हमारे बेटे को यूएसए में नौकरी मिल गई, H1 वीजा के ऊपर उसने जाना। मैंने जाके गुरुजी को माथा टेका, मैंने कहा गुरुजी बेटा अमेरिका जा रहे हैं। तो गुरुजी ने सीधा देख के कहा जान दे। और उसके जुलाई में हमारा बेटा, बहू और ग्रैंडसन सब अमेरिका चले गए। वो पहले लॉस एंजलिस में गए, आजकल सिएटल में है वो। तो हमारे को एक दिन, जब मैं और हमारी आंटी हमेशा जाते थे गुरुजी के पास, एक दिन माथा टेका, गुरुजी ने एक मुट्ठी भर के अपने स्वरूप दिए, वो क्लिप के साथ होते थे जो आप अपनी शर्ट में लगा सकते हैं वो, और कहा कि ये अपनी कार रखा कर।
तो हमने अपनी जो भी कार थी हमारे पास उसमें स्वरूप लगाया, और अगस्त में हमारी आंटी जो थी वो कुछ एक मैरिज अटेंड करनी थी एक रिलेशन में यूएसए में, तो वो अकेली गई और फिर वो बेटे के पास गई और उन्होंने जाकर एक गुरुजी का ये जो दिया वो स्वरूप उसकी कार में भी लगा दिया। एक दिन मैं अकेला चला जाता था गुरुजी को एम्पायर स्टेट में, और एक दिन मैं वहां गया मत्था टेक के, जब सब कुछ वापस घर आया नोएडा में जहाँ पे मैं रहता था, तो कपड़े बदलने के बाद मुझे बहुत सी ऐसे, मैंने नए धोबी का धुला हुआ नाइट सूट पहना था, मेरे को बहुत सी रोजेस की अनमिस्टेकेबल ऐसी मेरे को फ्रेग्रेंस आई। तो मैंने ऐसे अपने शर्ट को भी हाथ से छुआ, देखा कि फ्रेग्रेंस वाज स्टिल देयर। खैर मैं सो गया और मैं रोज सुबह उठ के अपनी आंटी को करीब 7 बजे अमेरिका में फोन करता था, जो कि उस टाइम वहां पर इवनिंग होती थी लॉस एंजलिस। मैंने रिंग किया तो जैसे मेरे बेटे ने फोन उठाया और मेरे को कहा कि अभी अभी हमारा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने इमीडिएटली कहा कि फोन माँ को दे। I spoke to my wife and she said that we are all safe, but it was a terrible accident on a red light crossing. It was a head-on collision with a speeding racing car, almost a racing car like Mustang or whatever car. उसके बाद में मुझको सारा जो उसको मेरे को स्लोली पता लगा उस एक्सीडेंट के बारे में। एक रेड लाइट होने से पहले जैसे ही येलो हो गई थी, ग्रीन से येलो, तो बेटे ने सोचा मैं क्रॉस कर लूंगा, उसने स्पीड और तेज कर दी और राइट टर्न ले लिया टर्न करने के लिए। उधर से एक दूसरी रेसिंग कार आ रही थी, जिसने देखा कि उसके लिए ग्रीन हो गई है, इसलिए उसने अपनी कार को स्लो नहीं किया। रिजल्टेंट था कि दोनों में कोलिजन हुआ, और इतना जोर से कोलिजन हुआ कि हमारा जो ग्रैंडसन पीछे बेबी सीट में बैठा हुआ था, वो सीट टूट गई और बच्चा जो था, ग्रैंडसन था, वो जाके हमारी मिसेस जो पीछे बैठी थी, हमारा बेटा ड्राइव कर रहा था और बहू राइट में बैठी थी, तो उनके गोदी में जा गिरा। तो हमारी मिसेस ने बताया कि मैंने 10-15 सेकंड तो आंख नहीं खोली कि आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट जब आंख खोली तो ग्रैंडसन स्माइल दे रहा था। और बेटे ने बाद में बताया कि इतनी जोर से एक्सीडेंट था कि हमारी कार करीब 50 मीटर ड्रैग होके गई और उसके टायरों में धुआं निकला और आग लग गई फ्रिक्शन से। कार टोटली राइट ऑफ हो गई, वहां से ही डायरेक्टली इट वाज टू बी टोट टू सैल्वेज। जब कॉप्स आई, कॉप्स ने आकर, आपको पता है 911 एकदम पुलिस आ जाती है वहां पर, उसने आके बार बार पूछा कि आर यू ऑल राइट, आर यू ऑल राइट। दे वर ऑल राइट, एब्सोल्युटली नॉट ए स्क्रैच। उसके पीछे ही फॉलोइंग कार में हमारी डॉटर इन लॉ की भाभी ड्राइव कर रही थी। तो उसने मुझे चंद एक साल पहले बताया कि मैंने देखा ये गुरुजी का मिरेकल अपनी आंख से, और वो अमेरिका में ही रहती हैं, वहीं की निवासी हैं। उसने ये देखने के बाद गुरुजी से जुड़ी, वो पिछले से पिछले साल और पिछले साल भी आई, इंडिया आई, डुगरी गई और फिर बड़े मंदिर गई, एम्पायर स्टेट गई, और हर महीने अपने घर में उनके 200-300 संगत आती है लॉस एंजलिस में, वो सत्संग करती है। इतना जुड़ गई वो देख के गुरुजी का। मैं इतने ऐसे, मैं शाम के वक्त उसी दिन जब एक्सीडेंट हुआ सुना, मैं बड़े मंदिर एम्पायर स्टेट गया और गुरुजी वो साइड बोर्ड पर बैठे थे, जल्दी चला गया था, मैं अकेला था, और जाकर मैंने
माथा टेक के गुरुजी को खड़ा होके बताने ही लगा, गुरुजी एक्सीडेंट इतना ही बोला, गुरुजी ने स्माइल किया, कहना जा बह जा, मैंने पता है की होया। So this was Guruji's blessing that they saved my family. शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। उसके चंद एक दिनों बाद एक दिन मैं माथा टेक के गुरुजी के वहां से जाने लगा, तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि ये करीब 2006 की बात है। 2006 में गुरुजी ने मुझसे कहा कि जो कुछ तेरे नाल होया एक कागज पे लिख के ये रोमा आंटी उसी कॉम्प्लेक्स में रहती हैं, इन्होंने दे दे। तो मेरे को पहला ये एहसास हुआ कि जो कुछ भी हो रहा था हमारी जिंदगी में, एवरीथिंग वाज रनिंग सो ब्यूटिफुली वेल, एवरीथिंग वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ। ये सब गुरु जी की मेहरबानी से थी। इट वाज नॉट कोइंसिडेंस, एवरीथिंग वाज हिज शुक्राना, हिज ब्लेसिंग्स। मैं वापस घर में आया और मैंने उसी रात को बैठ के 2-3 पेज लिखे और अगले दिन जाकर मैंने रोमा आंटी को दे दिया। और ये 2012-13 में मैंने जो लाइट ऑफ डिविनिटी है उसके पेज नंबर 196 में अंडर द शेल्टर ऑफ हिज ग्रेस के 196 पेज पे ये मैंने देखा। बट ये मैं बताना चाहूंगा कि इसके साथ भी एक छोटा सा सत्संग कि एक दिन मैं गुरुजी के ये कहने से पहले एक दिन मैं बैठा था वहां और एक अंकल मेरे सामने बैठे थे। गुरुजी ने उनको बोला कि तू 10 सत्संग कर, की होया तेरे नाल। तो जब वो अपना सत्संग सुना रहे थे तो मेरे दिल में आया कि अगला गुरुजी मुझको कहें और मैं सुनाऊंगा मेरे साथ क्या। बट ऐसा नहीं हुआ। गुरुजी जानी जान है, उन्होंने रादर देन मेरा लाइव सत्संग करने के ये पॉस्टैरिटी के लिए ये लाइट ऑफ डिविनिटी में कर दिया। नो, गुरुजी जो हैं वो ओमनी प्रेजेंट हैं, सर्वव्यापी। वो एक ही टाइम पर, आपने बहुत सत्संग सुने होंगे अब तो, 2 जगह पर मौजूद है। वो ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान। आपने दर्शन आंटी का सत्संग सुना होगा कि किस तरह बड़े मंदिर में बहुत गर्मी थी, मई जून में गुरुजी ने कहा बहुत गर्मी है, कहते हाँ, इस तरह हाथ ऊपर किया, बिजली गिरी और पानी सिर्फ बड़े मंदिर के एरिया में बरसात हुई। मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारा एक्सीडेंट हुआ और गुरुजी ने पूरे परिवार को बचाया। और जब मैंने आके गुरुजी को बताया कि ऐसे हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तो बताने से पहले ही गुरुजी ने कहा मैंने पता है, जा बह जा। सो शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने बताया कि कैसे 2006 में मेरे को गुरुजी ने कहा कि जो कुछ तेरे नाल होया है उन्होंने कागज पे लिख के रोमा आंटी नु दे दी। सो आई रोट दैट एट नाइट। आई वेंट होम, जाके मैंने लिखा और मेरे को पहले तो एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ वो सब गुरुजी की कृपा से हुआ, जो कोई चीज भी उसमें कोइंसिडेंस नहीं थी। और दूसरा मुझे ये एहसास हुआ कि ये सब गुरुजी की कृपा से सब कुछ हो रहा था और उनकी सब कुछ कृपा थी। गुरुजी जो हैं वो ओमनी प्रेजेंट हैं, सर्वव्यापी, अवेलेबल, who can be seen same time at more than one place. There are a lot of examples. You must have heard about that uncle, the Chief Justice of Punjab Haryana High Court, Chandigarh, in whose house he was there as well as he was in Jalandhar. He is omnipresent, Shakti, Sarv Shaktiman. He could, दर्शन आंटी ने नरेट किया अपने सत्संग में किस तरह से बड़े मंदिर में बहुत गर्मी थी और गुरुजी ने ऐसे हाथ ऊपर किया, लाइटनिंग हुई और
बहुत जोर से बारिश हुई, सिर्फ मंदिर के परिसर में, बाहर कहीं भी दिल्ली में कहीं भी रास्ते में बारिश नहीं थी और गेट के बाहर भी बारिश नहीं थी. He could change sex of a unborn child. Guruji, God can only do this. एक आंटी को बेबी ब्लेस किया था गुरुजी ने. उसने बर्थ से कुछ एक दिन पहले चेक कराया कि इट वाज ए बेबी गर्ल. अल्ट्रासाउंड कराया और या उसको पता लगा तो वो बड़ी उदास सी बैठी थी गुरुजी के सत्संग में. तो गुरुजी ने कहा हुन खुश नहीं है. तो गुरुजी ने वो कहती है कि अगर एक ही देना सीगा गुरुजी मुंडा देंदे. तो गुरुजी ने कहा जाते मुंडा दिता मगर दोबारा चेक नहीं कराई. अनदर मंथ्स टाइम और सो she gave a birth to a baby boy. It's only God can do this. He is omniscient, antaryami. There are examples and examples. My own example, like I just mentioned, कि मैं सोच रहा था कि गुरुजी मुझको भी खड़ा करके सत्संग कराएं, but गुरुजी ने नहीं कराया और मेरे को कहा कि तू लिख के दे दे. He knows your past, present and future. गुरुजी बहुत बार अपने संगत में मैंने देखा फंक्शंस पे पर्टिकुलरली के एंड में कहते थे डांस करो. बट मैं देखता था गुरुजी की तरफ, गुरुजी बिल्कुल भी सीरियस हो जाते थे. ही नेवर पार्टिसिपेटेड इन ऑल दीज थिंग्स. ही बिकेम मोर सीरियस. गुरुजी ने प्रकृति के नियम के अनुसार जन्म लिया डुगरी के अंदर. ही कुड हैव अपीयर्ड एनीवेयर. आप अगर शिव पुराण पढ़े आप देखेंगे कि कितनी बार जो है देवताओं के बेबीज जो हैं वो गड्ढे में मिले या मैल से निकले. तो बट वो यूनिवर्सल गुरु हैं. ही हैज अटैचमेंट टू डुगरी. और 1998 में जब हम जाया करते थे तो एम्पायर स्टेट में तो एक गाना लगा रहता था कि पंजाब दी धरती नू मैला ना करना. दैट सॉन्ग वाज वेरी patriotic and Guruji loved it. After the langar used to be over, this song used to be played. He came, he saw, he won hearts and he left. Guruji अपने चूल्हा छोड़ने से पहले कई बार 5-star होटल्स में भी गए, वो हट्स में भी गए और उन्होंने, मैं समझता हूं कि इस समाज की कई कुरीतियों को देखा. कुछ आपने कई लोगों ने बोला है, बताया है, उन्होंने देखा है गुरुजी चूल्हा छोड़ने के चंद एक दिन पहले बहुत नाराज थे. He was very angry. शिव पुराण में भी अगर आप पढ़ें तो शिव जी जो है वो, उनको जब पता लगा कि लोग जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करे तो वो बहुत नाराज हो जाते थे, बहुत गुस्से में आ जाते थे. गुरुजी ने एक मैसेज छोड़ी है सबके लिए कि बी ट्रूथफुल, नो चुगली, नो बैक बाइटिंग, हेल्प वेयर यू कैन, गुप्त दान, गुप्त पाठ, नो वहम्स, कोई आपको सुपरस्टिशन नहीं करना है. ही सेड माड़ा समय आने वाला है. हमको इस वक्त गुरुजी की वो टीचिंग को हमेशा याद रखना चाहिए. अब हम सिर्फ गुरुजी से ये प्रार्थना करते हैं कि ये वर्चुअल सत्संग के बदले जल्दी जल्दी से गुरुजी हमारे जो एक्चुअल सत्संग होते थे, और मेरे को पक्का यकीन है उससे 100 टाइम्स अभी और ज्यादा होंगे जब भी ये कोरोना वायरस जो है वो दुनिया से चला जाएगा. गुरुजी सबका कल्याण करें, सबकी रक्षा करें, सबको सेहतें दे, सबको खुशियां दे, सबको प्रोटेक्शन में रखें अपने. जय गुरु जी. तो उषा सिंह आंटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और सत्संग शेयर करें. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी को और जय गुरु जी अंका, सारी संगत को जय गुरु जी. और मैं आज गुरु जी का लेटेस्ट सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो गुरु जी बार बार कहते हैं शुक्राना जरूर करना चाहिए. जब गुरु जी कभी भी आपको रहमत करते हैं, आपको ब्लेसिंग देते हैं, तो गुरु जी हमेशा खड़ा करके कहते थे चलो सारों को सुनाओ, गुरु की महिमा बताओ, ब्लेसिंग्स बताओ. तो ऐसे ही मुझे आज सुबह से ऐसे लग रहा था
कुछ दिनों पहले की बात है ये, अभी आपको मालूम है इतना बुरा टाइम चल रहा है। ये खाली मेरे ख्याल से 2-3 दिन की बात है। अचानक ही मेरे पास एक मैसेज आता है, कोई एले की संगत है, यंग है, उनके छोटे बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, आई थिंक 11 and 6, और अचानक ही वो काफी बीमार हो गई, उनको सेप्टिसीमिया हो गया। और शुरू ऐसे हुआ कि उन्होंने बताया कि मतलब उनको कई दिनों से फीवर था और सारे लोग सोचे थे कि कहीं कोरोना ना हो, तो उसका उन्होंने पूरा टेस्ट कराया तो नेगेटिव आया। फिर दोबारा उन्होंने कराया, वो भी नेगेटिव आया। तो वो समझ नहीं पा रहे थे वो लोग कि क्या हो रहा है। कोई प्रोसीजर नहीं था, उनका कुछ भी नहीं हुआ था। यंग, मैंने सुना है कि वो मैराथन रन करती थी और काफी हेल्दी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनकी, और अचानक ये हो गया। तो उनको हॉस्पिटल ले गए तो पता चला उनको सेप्टिसीमिया है। और आपको मालूम है सेप्टिसीमिया, मैंने शेयर किया अपने हस्बैंड का भी कई बार किस तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया था। बहुत ही डेंजरस सी डिजीज होती है क्योंकि ये पूरे ब्लड में आपके पॉइजन फैल जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और सारे ऑर्गन धीरे धीरे फेल करने लगते हैं। तो मैं उनका दर्द समझ रही थी, स्पेशली यंग मदर, बहुत ही मुश्किल टाइम था उनके लिए। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब गुरुजी से खाली हम सारे अरदास कर सकते हैं, और गुरुजी करने वाले सारी संगत ने मिलकर अरदास करी। और एले की संगत, कोई बड़े मंदिर का जल प्रसाद वहां पहुंचा, उनके पास गुरुजी का स्वरूप पहुंचा, और मतलब जिस तरह से हर संगत एले में जो जो उनके संपर्क में आए, सब लोग जी जान से उनकी हेल्प किया उन्होंने। जितने भी वहां के ऑर्गेनाइजर्स हैं सब ने हेल्प किया, और सारी संगत अरदास कर रही थी। सियाटल संगत में भी मैंने डाला था, सारे मिलकर अरदास कर रहे थे। और देखिए आज सुबह सुबह ही मुझे खुद, उनका नाम निधि आंटी है, खुद निधि आंटी का ही फोन आया हॉस्पिटल से, और उन्होंने कहा उषा आंटी मैं आपको गुड न्यूज दे रही हूँ। मैंने कहा अरे तुम कैसे हो, ठीक हो? मैं तो सोच रही थी तुम कैसे बात कर रही हो। कहती आंटी मेरी हेल्थ एकदम यू टर्न हो गई है। मैं किस कंडीशन में यहाँ आई थी 3 दिन पहले और अब मैं कैसी हूँ। मैं इतनी दर्द में थी, मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पता नहीं अब क्या हो जाएगा, और डॉक्टर्स भी काफी परेशान थे। आपको मालूम है इस समय कोई उनको विजिट नहीं कर सकता है, वैसे ही मेंटल स्टेट कैसी हो जाती है इस हमारे टाइम में। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो और आप हॉस्पिटल में जाए तो आपके फैमिली वाले, फ्रेंड्स, कोई भी नहीं पहुंच सकता। और जब आपको पता चले कि इतनी डेडली डिजीज है तो आप समझ सकते हैं क्या हालत होती है पेशेंट की उस समय। तो कहती है आंटी, इतनी पॉजिटिव लग रही थी, इतनी खुश लग रही थी। कहती है आंटी मेरा सब कुछ ठीक हो रहा है, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि बस 2 दिन में आज कोई स्कैन होने वाला है और फिर 2 दिन में मुझे वो घर भेज देंगे। उनका जय गुरु जी। तो उन्होंने एक अपना ड्रीम जो शेयर किया वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। आई थिंक शी वोंट माइंड, क्योंकि ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। वो कहती है कि आंटी कल मुझे क्या हुआ कि मुझे ड्रीम में मैंने देखा कि कोई बहुत बड़ा सा ड्रैगन आया है मेरे पास, और वो मुझे उठा के ले जा रहा है। और अचानक ही गुरुजी आते हैं, वो ड्रैगन से भी बड़े हो जाते हैं और मुझे अपने शॉल में ऐसे लेके प्रोटेक्ट करके ले जाते हैं, और वहां कहीं संगत हो रही हो वहां पे ले जाते हैं मुझे। तो ये कौन कर सकता है? आप सोचिए कि मतलब गुरुजी हमारे कितने कितने पावरफुल हैं, और भगवान ही हैं जो इस कंडीशन में इस समय अपने भक्तों की अरदास सुन करके और इतना प्यार से उस बच्चे को उन्होंने संभाला, उसकी तबीयत ठीक करी। अब मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बार बार गुरुजी से सुबह से बस ही थैंक्स कर रही हूँ, गुरुजी आप हर संगत की अरदास सुन रहे हो, सबको प्रोटेक्ट कर रहे हो, शुक्राना गुरुजी का। और उसी नोट पर बस एक और, कल मुझे पता चला है कि हमारी गुरप्रीत आंटी, जो डॉक्टर गुरप्रीत आंटी जो हॉस्पिटल में हैं, जो फ्लोरिडा की हैं और पायलट आंटी की सिस्टर हैं, तो उन्होंने इस फोरम पर भी अपना सत्संग शेयर किया है। तो वो उनको कोविड हो गया है और शी इज अ डॉक्टर, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, उन दोनों को, उनकी डॉटर को भी हो गया है। हस्बैंड और उनकी डॉटर तो दे आर मच बेटर, उनको इतना सीवियर नहीं, पर गुरप्रीत आंटी को काफी तकलीफ है, उनको निमोनिया है और उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। उनको प्लाज्मा थेरेपी भी उनकी हुई है। तो
उनके लिए मैं बस अरदास कर रही हूँ जी जान से, गुरु जी उनकी भी फैमिली में बख्शिश करें, सबकी सेहत ठीक रखें और गुरप्रीत आंटी भी ठीक हो, क्योंकि देखिए ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं उनको तो गुरुजी को हमेशा ठीक करना ही होता है। गुरुजी हमेशा ब्लेस करते हैं क्योंकि डॉक्टर्स ही हमारी रक्षा कर रहे हैं। अपना बिगेर सोच करके जब डॉक्टर जाता है और मरीजों को देखता है जानते हुए कि कितना रिस्क है, तो क्यों नहीं गुरुजी उनको भी ठीक करेंगे, हमेशा ठीक करेंगे। और मेरी बस यही अरदास है कि सारी संगत मिलकर अरदास करे गुरप्रीत आंटी के लिए भी, और उनको भी गुरुजी जल्दी जल्दी ठीक करें। और अभी अभी उनका मैसेज आया था कि आंटी वो घर आ गई है पर वो ऑक्सीजन में है, क्योंकि वो खुद डॉक्टर है, तो उन्हें मालूम है कि घर पर ज्यादा उनकी ठीक देख रेख होगी और दवाइयां चल रही हैं। एंड वीकनेस बहुत ज्यादा है, आपको मालूम है इसमें कितना ज्यादा बुरा हाल होता है। तो गुरुजी जो है उनको प्रोटेक्ट करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे, और हर संगत के साथ गुरुजी खड़े हैं। जैसे मैं हर बार यही कहती हूँ कि देखिए जो कलेक्टिव प्रेयर्स होती हैं, अरदास होती हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है, उसको लाइटली ना लें। हम जरूर एक दूसरे के लिए अरदास करें, मन से करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम हमें कब जरूरत पड़े हम अरदास के लिए। और सबको एक परिवार की तरह, हमारे परिवार में एक भी कोई बीमार होता है तो हमारा मन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो उसी ऐसे लगता है कि गुरुजी कह के गए हैं कि यही असली परिवार है संगत का। आपने देखा है कि किस तरह से जब जरूरत पड़ती है तो खाली संगत वाले ही परिवार आके आपके सामने खड़े होते हैं, मदद करते हैं, अरदास करते हैं। आपको जल प्रसाद घर में पहुंच जाता है, लंगर प्रसाद पहुंच जाता है, स्वरूप पहुंच जाता है, लॉकेट पहुंच जाता है, जी जान से, चाहे आप जितनी दूर बैठे हो। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है, गुरुजी का ये प्यार है, गुरुजी की ब्लेसिंग है जो हम सारी संगत पर बरस रही है। और हमारे मन में गुरुजी इतना प्यार डालते हैं कि हम एक दूसरे के लिए अरदास करें मन से, और जो हम दूर बैठे कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल, आई हैव फुल फेथ इन गुरुजी कि गुरुजी गुरप्रीत आंटी को भी बिल्कुल ठीक करेंगे और वो भी ठीक होके अपने सत्संग शेयर करें। मुझे मैं यही चाहती हूँ, और आप सबको पहले से ही मैं धन्यवाद दे रही हूँ जो अरदास उनके लिए करेंगे। और इसी नोट पर बस एक छोटा सा मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मेरी एक फ्रेंड है, जैसे गुरुजी अंतर्यामी है, उनको पता नहीं कोई संगत के हो ना हो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, गुरुजी तो भोले बाबा हैं। ऐसे जब मैं जाती थी तो एक दिन मेरी एक फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड थी, वो वहीं रहती थी गुड़गांव में, गुरुजी के एम्पायर स्टेट से थोड़ा आगे, पर मैं कभी उससे मिली नहीं थी क्योंकि मैं खाली गुरुजी पर ही हम लोगों का फोकस होता था। जैसे मैंने बताया कि गुरुजी बहुत रात तक बैठाते थे तो हम लोग आराम से उठते थे, तैयार होते थे, फिर वही हमारा शुरू होता था। एंड दिस टू लुक फॉरवर्ड टू, मतलब प्यार से हम लोग करते थे, ऐसा नहीं। और रुके रहते थे कब हम निकले कब निकले। 5 बजे से ही हम लोग कार में बैठ जाते थे जाने के लिए। तो मैं मिल नहीं पाती थी, वो अक्सर कहती थी मेरे घर आओ, पर टाइम ही नहीं मिल पाया। तो अचानक ही गुरुजी ने देखिए याद दिलाया मुझे। जब मैं एक बार गुरुजी के दरबार में गई, जैसे उनका प्रणाम किया मैंने, गुरुजी ने मेरे तरफ देख के कहा कि तू अपनी ना वो मास्टरनी फ्रेंड को ले आ। तो मैंने कहा जी गुरुजी। मैं बैठ गई, मैं सोचने लगी मेरी कौन है मास्टरनी फ्रेंड। मुझे याद आया ये मेरी फ्रेंड जो है। तो मैंने उनको नेक्स्ट डे फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी तुमको याद कर रहे थे, सब ठीक है? तो वो रोने लगी, कहने लगी नहीं कुछ भी नहीं ठीक है। उनका यंग बेटा, ही वाज ओनली 15, कहती हैं कि मेरे यंग बेटा को ब्रेन में वर्म चला गया है और वो जैसे इन अ कोमा स्टेट में उसको कर दिया है डॉक्टर्स ने, क्योंकि वो ऐसी जगह ब्रेन में वर्म है जो सर्जरी नहीं कर सकते हैं। अगर सर्जरी करेंगे तो वहां पर उसके ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। तो बहुत ही डेलिकेट एरिया ऑफ द ब्रेन में वो पहुंच गया है। तो कहते हैं कि उसको बस दवाइयों से सुला दिया है उसको, और वो स्कूल भी 6 महीने से नहीं गया है, घर पर ही है, और बड़ी मुश्किल है, सोच सकती हो तुम। अचानक ही मैंने कहा देखो कैसे गुरुजी ने याद किया, मतलब ना मैंने उसका जिक्र किया, ना मुझे भी नहीं मालूम था। और गुरुजी आपके थ्रू, जैसे हमेशा ये बात संगत में हम शेयर करते हैं, सारे लोग शेयर करते हैं कि खाली एक जन भी गुरुजी के दरबार में पहुंच जाए, उसके बाद डोमिनो इफेक्ट, आपके परिवार, आपका एक्सटेंडेड परिवार, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, सारे जो आपसे जुड़े हैं, सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं। ऐसे गुरु आप कहाँ मिलेंगे? ये भगवान ही कर सकते हैं, इतना प्यार।
और वो आपको मालूम है वो अपने शरीर में लेते थे, तो उनको कितना कष्ट होता था, पर फिर भी वो ब्लेस करते थे, बुला बुला के ब्लेस करते थे। तो उसको मैंने कहा कि ये बात है, तुमने बताया नहीं, एनी पे तुम ऐसा, गुरुजी ने तुमको बुलाया है तो तुम कल ऐसे ऐसे आ जाओ। कहती अरे उस रास्ते से तो मैं रोज गुजरती हूँ। तो हमने कहा ठीक है, तुम अपनी बेटी को लेके आ जाना इतने बजे, मैं वहां मिलूंगी तुमको। नेक्स्ट डे जब मैं पहुंची तो वो मेरे से पहले ही, आदमी जब परेशान होता है तो देखिए कितनी, मेरे से पहले ही वो अपने बेटे को वहां लेकर के बैठी हुई थी। और मैं गई और गुरुजी आए, जब बैठे तो मैंने उसको बस ऐसे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी, पर गुरुदेव तो सब जानते हैं, उनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने देख के कहा हाँ आ गई, बेटा है। फिर गुरुजी ने कहा कि कल तांबे का लोटा ले आई, मैं ब्लेस कर देता। फिर वो नेक्स्ट डे तांबे का लोटा लेके गई और गुरुजी ने ब्लेस किया। एंड उसके बाद थोड़े दिन बाद मैं वापस चली आई सिंगापुर। और नेक्स्ट टाइम जब मैं गई तब उसका फोन आया, वो मेरे से मिलने आई, कहने लगी कि उषा मैं बता नहीं, मैं कितना थैंक्स बोलूं गुरुजी को, तुमको, कि किस तरह से वो जो जब से वो पानी पीने लगा है उसका जो वर्म था वो पता नहीं कहाँ चला गया है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया है और वो कह रहे हैं कि वो वर्म तो दिख ही नहीं रहा है। सोचिए ये कौन कर सकता है। मतलब गुरुजी ने ब्लेस करके वो वर्म जो ऐसी डेलिकेट जगह थी जहां उसको सुला दिया था 6 महीने के लिए, गुरुजी का जल प्रसाद पीने से और उनकी ब्लेसिंग से वो कहाँ क्या पता ही नहीं चल रहा है। और डॉक्टर कहते हैं अब हमें सर्जरी की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो डिसॉल्व कर दिया गुरुजी ने। और उसके बाद वो बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, स्कूल जाने लगा। और देखिए गुरुजी जब ब्लेस करते हैं कैसे उसको फुल स्कॉलरशिप से आगे की स्टडीज के लिए उसको लंदन वो गया, वहां पर उसको स्कॉलरशिप मिली, वहां वो किया। ये कौन कर सकता है। और किस तरह से गुरुजी ने उसको ब्लेस करा, उसका जीवन दान दिया, किस तरह से बुला के, ऐसे दयालु, ऐसे भोले बाबा आपको कहाँ मिलेंगे। ये गुरुजी हमारे ऐसे गुरु नहीं है कि आपको शिक्षा दें, लेक्चर दें, खड़े होकर के प्रवचन दें। क्योंकि प्रवचन गुरुजी कहते थे मैं कुछ भी बोलूंगा लोग इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। क्योंकि हमारी ये प्रवृत्ति है कि हम किसी का लेक्चर सुनना नहीं चाहते और बहुत देर तक याद भी नहीं रहता है। पर गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल। और गुरुजी खुद ब्लेस करते थे और हंस के कहते थे अमेजिंग, देखा अमेजिंग, हमेशा कहते थे गुरुजी। तो हम लोग कहते थे गुरुजी अमेजिंग, ये कैसे हो गया। गुरुजी कहते थे देखा ना अमेजिंग। तो इतने ह्यूमरस गुरुजी, इतनी उन्होंने जीवन दान दिया है और दे रहे हैं अभी भी। देखिए उस समय वो था, इस समय ये है जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ। नथिंग हैज चेंज्ड। अगर आप गुरुजी को दिल से चाहते हैं, गुरुजी को दिल से आप मान रहे हैं कि आस पास हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, आप उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर उनसे अरदास करिए, गुरुजी क्यों नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। और स्पेशली अगर हम दूसरों के लिए मांगे, अपने लिए तो कभी मांगती ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं, गुरुजी ने एक बार कहा था कभी नहीं मांगना, तो कभी भी कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता है कि अब भगवान मिल गए, मुझे शर्म आती है अगर मैं कभी अपने लिए कुछ मांगू। मुझे लगता है कि आई एम इंसल्टिंग माय गुरु, क्योंकि आप गुरु के सामने आप क्या मांग सकते हैं। ही नोज एवरीथिंग, उन्होंने प्रूव करा हुआ है। तो मैं इतना छोटा फील करती हूँ, आई फील वेरी बैड, आई कैन नेवर आस्क माय गुरु फॉर एनीथिंग। मैं बस खड़ी होकर यही कहती हूँ गुरुजी सारे संगत पर अपनी कृपा रखिएगा, सबको ब्लेस करिए गुरुजी, जिनके घर में बरकत करिए, सबकी सेहत ठीक रखिए और हम सबकी बुद्धि ठीक रखिए, हमें भक्ति दीजिए, हम आपसे जुड़े रहें और आपको याद करते रहें दिन रात और आपके सही रास्ते पे चलें गुरुजी, कभी डगमगाएं नहीं, हमें सीधा रास्ता दिखाते रहिएगा अगर हम कभी इधर उधर हो जाए गुरुजी। यही मेरी विनती है गुरुजी से, दैट्स इट। और मैं इतनी खुश हूँ आज, आई एम सो हैप्पी। देखिए दूसरे की खुशी में जब खुशी होती है, ये गुरुजी की खुशी होती है। गुरुजी भी कितना खुश होते थे। गुरुजी जरा से कोई भी बच्चा गुरुजी जैसे कोई खुशखबरी देता है तो गुरुजी इतने खुश होते थे। तो ऐसे गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, अभी भी स्माइल कर रहे हैं। और आप सबको बहुत बहुत शुक्राना और गुरुजी को तो अनंतम शुक्राना। एंड अंकल थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई नो मुझे आपको थैंक्स नहीं करना चाहिए, पर ये गुरुजी ने जो क्रिएट किया है उसके लिए मैं थैंक्स कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम आज कहाँ घरों में अपने चुपचाप बैठे रहते और
मैं रुकी रहती हूँ कि कब 9:30, यहाँ पे 9:30 सुबह बजते हैं, मैं रुकी रहती हूँ, मैं जल्दी जल्दी चाय वाय सब कुछ नाश्ता इनका अपने हस्बैंड को करके, गुरुजी को करके मैं बैठ जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि कितने हम लकी हैं कि हम इतना सुनना चाहते हैं। ये जो लगन गुरुजी देते हैं, जो आपको इंटरेस्ट देते हैं, इसमें रस देते हैं, ये भी गुरुजी की ही बख्शिश है। बस ऐसे ही कराते रहें गुरुजी, आप सब लोग भी ऐसे ही अंकल करते रहें, और आप सब लोगों के लिए भी मैं प्रे करती हूँ कि गुरुजी आप सबको ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें। जय गुरुजी, जय गुरुजी अंकल।